आज सवेरे ही की खबर थी कि सीमा का इंतकाल हो गया, मगर कैसे? मेरे जहन में ये सवाल गूंजा क्योंकि अभी कल ही मैंने उसे देखा था। वो भली चंगी अपने दरवाजे में खड़ी किसी बच्चे को आवाज दे रही थी। फिर मैं उसके माजी में खोने लगी। सीमा की वालदा बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। उनको अपनी गली के एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी। एक दिन सीमा की वालदा अपना घर छोड़कर उस लड़के के घर आ गई और लड़के की माँ से कहा कि मैं अब घर नहीं जाऊंगी, मुझे शादी इसी से करनी है, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। उस लड़के का नाम माजिद था। माजिद भी हमारे मोहल्ले का एक शरीफ लड़का था। माजिद के घर वाले भी बहुत अच्छे थे और सीमा की वालदा को उन्होंने कबूल कर लिया और अपने मोहल्ले के चंद बुजुर्गों को अपने घर में बुलवाकर इस सिलसिले में मशवरा किया। उन्होंने लड़की को बहुत प्यार से समझाया, जमाने की ऊंच नीच समझाई कि इसका असर उसके वालिदैन और बाकी बहन भाइयों पर किस तरह पड़ेगा, मगर वो ना मानी तो एक बुजुर्ग को सीमा के वालिद के पास भेजा, जिसने सारी सूरत हाल उनके वालिद को समझाई। वालिद समझदार थे। वो उन बुजुर्ग के साथ माजिद के घर आए और सीमा की वालदा और माजिद भाई का निकाह पढ़ा दिया गया। माजिद भाई यूं तो बहुत अच्छे थे, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ही उन्होंने काम करना छोड़ दिया। हर वक्त गली में बैठकर अपने ही दरवाजे पर ताश खेल रहे होते थे। इस दौरान उनके यहाँ यक्के बाद दीगर दो खूबसूरत बच्चों ने जन्म लिया। पहली बेटी का नाम उन्होंने कायनात रखा और दूसरी का नाम सीमा। कायनात सांवली थी, लेकिन सीमा इंतहाई खूबसूरत और ज़हीन थी। जब उनकी वालदा ने देखा कि घर में परेशानी हद से बढ़ गई है, तो उन्होंने अपने ससुर सास की इजाज़त से अपने ही इलाके की एक फैक्ट्री में काम करने की इजाज़त हासिल की और फैक्ट्री जाने लगी। इस तरह उनके घर का खर्चा चलने लगा। इस दौरान माजिद का कभी काम लगता कभी नहीं। दोनों बच्चों के बाद अल्लाह ने उनको 3 मजीद बेटों से नवाज दिया, लेकिन माँ के घर में ना होने की वजह से बच्चों की अच्छी तरह तरबियत ना हो सकी। सीमा की वालदा ने वहीं फैक्ट्री में एक आदमी को अपना भाई बना लिया और उस आदमी का उनके घर में आना जाना शुरू हो गया, जिस पर मोहल्ले के लोगों ने एतराज भी किया। लेकिन सीमा की वालदा और अब्बू ने जवाब दिया कि जब हमें और हमारे घर वालों को एतराज नहीं है तो किसी को एतराज करने का क्या हक है। जिंदगी के दिन ऐसे ही गुजरते रहे। दोनों बच्चियां बड़ी होने लगी। जब सीमा 12 साल की थी तो उसे भी माँ की तरह अपने ही मोहल्ले के एक लड़के से मोहब्बत हो गई। उस लड़के का नाम आसिफ था। आसिफ इंतहाई शरीफ घराने का लड़का था। उसके घर में माँ बाप के अलावा उसके 10 बहन भाई और भी थे, जिनमें आसिफ का नंबर चौथा था, जबकि आसिफ की उम्र तकरीबन 14 साल की होगी। सीमा का आसिफ के घर में आना जाना बहुत बढ़ गया था। दोनों बहनें अपने घर का काम खत्म करती और आसिफ के घर में जाकर बैठ जाती। आसिफ की बहनें भी सीमा की उम्रों की थी, इसलिए उनकी दोस्ती बहुत बढ़ गई। आपस में बहुत मोहब्बत से रहती। आसिफ की वालदा सीमा और उसकी बहनों का बहुत ख्याल रखती कि बेचारी बच्चियों की वालदा तो घर में नहीं होती हैं, अच्छा है कि इनके घर में आ जाती हैं। वैसे भी आजकल का माहौल सही नहीं है, लेकिन उन्हें अंदाजा ही ना हुआ कि आसिफ और सीमा एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जब सीमा की वालदा को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने सीमा से बात पुरस्त की। उसने इंतहाई ढिठाई से अपनी माँ को जवाब दिया, मैं तो शादी सिर्फ आसिफ से ही करूंगी। वो फिर आसिफ के घर गई। उसकी अम्मी से मिली कि मेरी बेटी आपके बेटे से शादी करना चाहती है। आप सब लोग मेरी बेटी को बहुत पसंद हो। अगर आसिफ से सीमा की शादी ना हुई तो वो जहर खाकर मर जाएगी। आसिफ की वालदा एक समझदार खातून थी। उन्होंने सीमा की अम्मी को बिठाकर बहुत प्यार और मोहब्बत से समझाया, आसिफ इस काबिल नहीं है कि मैं उसकी शादी कर दूं, क्योंकि आसिफ से बड़ा एक भाई है और 2 बहनें हैं जो कि शादी के काबिल हैं। मुझे पहले उनकी शादी करनी है। अभी आसिफ पढ़ रहा है, नौकरी तो बहुत दूर की बात है। सीमा तक ये खबर पहुंची तो वो मायूसी के आलम में अपने कमरे में बंद हो गई। कमरे में टाइफोन की बोतल रखी हुई थी, जिसे उसने फौरन ही पी लिया। उसकी माँ ने पहले तो दरवाजा खोलने की कोशिश की, फिर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने बाहर गली में शोर मचा दिया कि सीमा ने जहर पी लिया है, वो अपना दरवाजा नहीं खोल रही। खैर मोहल्ले के लोगों ने किसी तरह दरवाजा खोलकर सीमा को बाहर निकाला तो वो नीम बेहोश थी।
उसके मुंह से झाग निकल रहा था। फौरन ही उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने भी उसके वालिदैन से पूछा कि सीमा ने क्यों ऐसी हरकत की है। तो उन्होंने जवाब दिया, घरेलू परेशानी की वजह से उसने ऐसा किया है। 2 दिन अस्पताल में रहकर सीमा घर आ गई। डॉक्टर ने उसकी जान तो बचाई, लेकिन सीमा का दिल टूट गया और वो बहुत ज्यादा खामोश रहने लगी। उसका दिल अब किसी भी काम में नहीं लगता था। इस दौरान उसकी अम्मी ने अपनी बड़ी बेटी, जो कि अभी सिर्फ 15 साल की थी, उसका निकाह अपने बने हुए भाई, जो कि उनके साथ फैक्ट्री में काम करते थे, उनके बेटे आमिर से कर दिया। बेटी भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। सीमा के घर के सामने वाले घर में किराएदार आ गए थे। बहुत अच्छे लोग थे, अहले तशी थे, जबकि सीमा लोग अहले सुन्नत थे। रफ्ता रफ्ता सीमा का उनके घर जाना बढ़ गया। फिर उसे वहाँ एक लड़के हसन से मोहब्बत हो गई। हसन एक इंतहाई खूबसूरत लड़का था, पढ़ा लिखा ज्यादा ना था, उम्र भी कम थी, नजदीकी की फैक्ट्री में काम करता था। कुछ दिनों के बाद हसन का रिश्ता लेकर उसके वालिदैन सीमा के घर आ गए और कहा कि सीमा और हसन एक दूसरे को पसंद करते हैं, अच्छा है कि उनकी शादी हो जाए। सीमा की वालदा अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती थी, चुनाचा उन्हें इस रिश्ते पर एतराज ना हुआ और जल्द ही उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की रुखसती इंतहाई सादगी से कर दी। यूं 15 साल की उम्र में 24 साल के लड़के के साथ सीमा की शादी हो गई। शुरू में तो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इस दौरान अल्लाह ने उन्हें 2 बेटियों और 3 बेटों से नवाजा, लेकिन सीमा की किस्मत भी अपनी माँ की तरह निकली। हसन कभी सर्विस करता, कभी नहीं। रफ्ता रफ्ता दोनों के दरमियान बच्चों और घर के खर्चे की वजह से झगड़ा रहने लगा। वो अक्सर नाराज होकर मेके आ जाती थी। इस दौरान हसन को नशे की लत लग गई, जिसकी वजह से वो सीमा को बहुत परेशान करने लगा। नौबत मारपीट तक आ जाती। अक्सर सीमा की वालदा उसे समझाती कि उसे हसन को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो जवाब में कहती कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, 5 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी। आप खुद इस उम्र में फैक्ट्री में काम कर रही हैं, मेरे भाई भी इस काबिल नहीं हैं कि मैं उनके सहारे इतना बड़ा फैसला कर लूं। मैं अपने बच्चों की खातिर हर हाल में निबाह करने की कोशिश करूंगी। फिर सीमा ने फैक्ट्री में जॉब कर ली। इस दौरान उसकी बड़ी बेटी इस काबिल हो गई थी कि वो अपने छोटे बहन भाइयों को संभाल सके। सीमा अपनी पड़ोसन के साथ फैक्ट्री जाती थी। उसके शोहर का वही हाल था। नौबत घर के बर्तन और दूसरी चीजों को बेचकर नशा करने तक आ गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान मजीद इख्तलाफात हो गए। रोज रोज के लड़ाई झगड़े की वजह से बच्चे भी परेशान रहने लगे थे। घर में सीमा के अलावा उसकी सास भी थी, जो कि काफी बीमार रहती और अपने बेटे को हर वक्त समझाती, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। एक दिन सीमा की बड़ी बहन उनके घर रहने आई। सीमा, हसन और कायनात घर के सहन में बैठकर बातें कर रहे थे कि सीमा ने अपनी बहन से कहा, मैं अपने हालात की वजह से बहुत परेशान हूँ। हसन काम बिल्कुल नहीं करते, दिल चाहता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। ये सुनते ही हसन जोर जोर से चीखने लगा। दोनों में तकरार होने लगी। हसन ने उसकी बहन से कहा, देखना मैं इसे कत्ल कर दूंगा। दोनों के दरमियान लड़ाई होते देखकर सीमा की बहन ने कहा, तुम दोनों लड़ते रहो, मैं अपने घर जा रही हूँ। और सीमा के घर से सीधा अपनी अम्मी के घर चली गई। लेकिन उनकी लड़ाई का जिक्र उसने अम्मी से नहीं किया कि वो परेशान हो जाएंगी। रात में माँ बेटी अपनी बातें करते करते सो गए। सुबह अचानक उन्हें फोन आया। सीमा की अम्मी ने फोन उठाया कि खुदा खैर करे, इतनी सुबह किसका फोन है। फोन पर कोई खातून थी, जिसने बताया कि मैं सीमा की पड़ोसन बात कर रही हूँ, आप जल्दी से सीमा के घर पहुँचे और अपने साथ पुलिस लेकर आए, सीमा को कुछ हो गया है। ये सुनते ही सीमा की वालदा के तो होश उड़ गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जल्दी से उन्होंने अपनी बेटी और बेटों को सोते से उठाया कि सीमा की पड़ोसन का फोन आया था। इत्तफाक से उस दिन सुबह हड़ताल थी, रोड पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी, हर तरफ सन्नाटा था। बहरहाल सीमा की वालदा और बहन भाई किसी तरह उसके घर पहुंचे और साथ ही उन्होंने थाने में भी इत्तला कर दी। एक भाई पुलिस को लेकर उनके घर पहुंचा तो देखा सीमा के बच्चे बुरी तरह रो रहे थे। हसन की वालदा ने बताया कि सीमा का इंतकाल हो गया है। सुबह जब हमने इसे उठाया तो वो मरी हुई थी। हसन घर पर नहीं था, वो कब्रिस्तान गया हुआ था। उसने सीमा को दफनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। सीमा की वालदा तो वहां पहुंचने के साथ ही बेहोश हो गई थी।
जैसे ही हसन कब्रिस्तान से आया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। सीमा की वालदा बच्चों को लेकर अपने घर आ गई। घर में सब गम और गुस्से से बेहाल थे। सीमा की बड़ी बहन रो रो कर हलकान हुई जा रही थी। फिर उसने अपनी अम्मी और भाइयों को बताया कि रात में सीमा और उसके शोहर के दरमियान झगड़ा हुआ था और हसन ने उसके सामने सीमा को कत्ल करने की धमकी भी दी थी। लेकिन मैं समझी कि उनके दरमियान तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा घर में बताने को कि बिला वजह अम्मी और भाई सब परेशान होंगे। मुझे क्या पता था कि हसन ऐसा करेगा, तो मैं उनके घर से नहीं आती। सबके पूछने पर सीमा की बड़ी बेटी ने बताया कि हम सब बच्चे रात में अपनी दादी के पास सोते हैं। सुबह मैं अम्मी को उठाकर नाश्ता बनाकर देती हूँ, लेकिन जब मैं अम्मी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि अब्बू कमरे में नहीं हैं, बाहर गए हुए हैं और किसी को बताकर नहीं गए। मैंने अम्मी को कई बार आवाज देकर उठाना चाहा कि अम्मी देर हो रही है, आप उठ जाइए, लेकिन वो अपनी जगह से भी नहीं हिली थी। मैं तो उनके पास गई तो देखा उनकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी। मैं रोने लगी और भागकर दादी को बताया। फिर उसके बाद मैं पड़ोसन आंटी को बताने गई कि अम्मी नहीं उठ रही हैं, उन्हें जाकर देखें। जब पड़ोसन आई और उन्होंने सीमा को देखा तो उन्हें शक हुआ और पूछा कि तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं। बेटी ने जवाब दिया कि आंटी पता नहीं, सुबह ही बगैर बताए कहीं चले गए हैं। पड़ोसन ने सीमा की बेटी से उसकी नानी का फोन नंबर लिया और साथ ही मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया। सीमा के पोस्टमार्टम से पता चला कि सीमा को उसके शोहर ने गला घोंट कर मारा है और उसे मरे हुए कई घंटे गुजर चुके थे। जब पुलिस ने सीमा के शोहर से बात की तो उसने बताया, हमारे दरमियान रात में झगड़ा हुआ था और ये झगड़ा सीमा की बड़ी बहन के जाने के बाद भी वक्फे वक्फे से होता रहा। उसके बाद खाना खाकर बिस्तर पर बेखबर सो गई थी, लेकिन मैं जागता रहा। थोड़ी देर के बाद बाहर दोस्तों में गया और नशा करके वापस घर आया तो देखा सीमा सो रही है, लेकिन मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। सारा झगड़ा इस औरत की वजह से है। घर का सुकून खत्म हो गया है। हर वक्त ये औरत मुझे टेंशन देती रहती है और ये सब सोचकर मेरा खून खौलता रहा और यकायक मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस औरत को खत्म कर दूं। ना ये होगी और ना ही झगड़ा होगा। फिर मैं उठा और जाकर सोई हुई सीमा का गला इतनी जोर से दबाने लगा कि सीमा की चीखें भी नहीं निकल सकी। थोड़ी ही देर में मैंने गला घोंटकर उसे हमेशा के लिए सुला दिया। उसके बाद मैं परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। मैंने सुबह होने का इंतजार किया कि मैं सुबह होते ही किसी को भी इत्तला दिए बगैर सीमा को दफना दूंगा। इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा कि सीमा के साथ क्या हुआ है। लेकिन जब मैं कब्रिस्तान से इंतजाम करके वापस आया तो आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। बहरहाल सीमा को पोस्टमार्टम करके उसकी अम्मी के घर लाया गया। सीमा के बच्चे और उनकी दादी और सीमा के ससुराल के काफी सारे लोग उसकी तदफीन में मौजूद थे। हर आंख अश्कबार थी। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। सीमा की सास खुद बहुत रो रही थी कि सीमा ने हर हाल में हसन के साथ गुजारा करने की कोशिश की है। वो सीमा की माँ, बहन और भाइयों से माफी मांग रही थी। जब सीमा की वालदा से, जो कि खुद गम से निढाल थी, किसी ने पूछा कि बच्चों का क्या होगा, आप इन्हें रखेंगी? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं इन बच्चों को नहीं रखूंगी। ये मेरी बेटी के कातिल के बच्चे हैं। बच्चे रो रहे थे, सिसक रहे थे, लेकिन किसी मामू, खाला, मुमानियों और सबसे बढ़कर उनकी नानी ने उनको ना ही गले से लगाया और ना ही उनके सर पर हाथ रखा। सीमा का सबसे छोटा बेटा 2.5 साल का था, जिसको उसकी बड़ी बेटी ने संभाला हुआ था। सीमा की तदफीन के बाद उसके बच्चों को दादी लेकर गई। सीमा के छोटे बेटे को उसकी जेठानी ने गोद ले लिया। एक बेटे को एक और रिश्तेदार ने गोद ले लिया क्योंकि उनके पास औलाद नहीं थी। बेटियां बड़ी थी, उन्हें दादी ने दारुल अमान में भेज दिया कि मैं बुढ़ापे में इन्हें कहाँ संभालूंगी। केस चलता रहा। शुरू में सीमा की वालदा और भाई पेशी में जाते रहे। सबके सामने सीमा के भाइयों ने बहुत दावे किए थे कि हम अपनी बहन का बदला लेंगे, लेकिन वो पेशियों में बार बार जाकर थक गए थे क्योंकि उनके पास न सरमाया था और न इतने वसाइल कि वो अपनी बहन का केस लड़ सके। इस दौरान हसन का वकील मुसलसल सीमा के घर वालों से राब्ते में रहा कि हसन अपने किए पर नादिम है। गुस्से में उसे कुछ समझ नहीं आया। हसन के चचा ताया भी सीमा
کہ گھر والوں سے ملے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ آپ سیما کے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کے سر پر ماں کا سایہ بھی نہیں ہے اور باپ جیل میں ہے، جس کی وجہ سے اس کے بچے بٹ گئے ہیں۔ سیما کے گھر والوں نے بچوں کے بارے میں سوچا اور پیسوں کی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے سیما کے قاتل کو معاف کر دیا۔ آج حسن جیل کی سلاخوں سے باہر اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے اور بار بار اپنے کیے کی بچوں سے معافی بھی مانگتا ہے اور ان کا بھرپور خیال رکھ رہا ہے۔ اس طرح سے سیما کے بچے اپنے گھر میں اپنی ماں سے محروم زندگی گزار رہے ہیں۔